नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। गाजा में एक बार फिर संघर्ष विराम का प्रयास तेज। जो बाइडेन के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र परिषद ने किया मंजूर। हमास ने भी प्रस्ताव पर जताई सहमति। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने सभी पक्षों से संघर्ष विराम के समझौते पर पहुंचने का किया आह्वान। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फलस्तीन के लिए $400 मिलियन से अधिक की मानवीय सहायता की घोषणा की। कहा, इजराइल ने सहायता पहुंचाने के लिए अधिक क्रॉसिंग खोलने के लिए उठाए हैं कुछ महत्वपूर्ण कदम। नागरिक हताहतों को रोकने की भी अपील। यूक्रेनी शहरों के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर बर्लिन में 2 दिवसीय सम्मेलन। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ध्वस्त हो चुके बिजली अवसंरचना की मरम्मत की अपील की। ओलाफ शोल्ज ने निजी कंपनियों से निवेश का किया आह्वान। इटली ने 140 मिलियन यूरो के पैकेज की घोषणा की। मलावी में भीषण विमान हादसा। उपराष्ट्रपति चिलीमा समेत 9 अन्य लोगों की मौत। अचानक रडार से गायब हो गया था विमान। एक दिन तक चले सर्च अभियान के बाद देश के उत्तर में एक पहाड़ी इलाके में मिला विमान का मलबा। हंटर बाइडेन बंदूक खरीदने के लिए नशीली दवाओं के इस्तेमाल के बारे में झूठ बोलने के पाए गए दोषी। डेलावेयर की संघीय अदालत ने सभी 3 मामलों में ठहराया दोषी। मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे पहली बार ठहराए गए दोषी। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल और हमास के बीच में लगातार संघर्ष जारी है। वहीं संघर्ष विराम के प्रयास भी तेज हो गए हैं। इसी सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एशिया के दौरे पर हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी सोमवार को गाजा में संघर्ष विराम योजना का समर्थन करने वाले अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि बंधकों को छुड़ाने के इजरायली अभियान के दौरान आम नागरिकों की मौत युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकती है। गाजा में एक बार फिर से संघर्ष विराम का प्रयास तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन पश्चिमी एशिया के दौरे पर हैं। वे लगातार क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए इजराइल के नेताओं से मुलाकात की। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को गाजा में संघर्ष विराम का समर्थन करने वाले अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के पक्ष में 0 के मुकाबले 14 वोट पड़े, जबकि रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि वो योजना के सिद्धांतों को लागू करने के लिए मध्यस्थों के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस बीच ब्लिंकन ने कहा है कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में हो रही दिक्कत से निपटने के लिए इजराइल ने कुछ अहम कदम उठाए हैं, हालांकि ये पर्याप्त नहीं है। साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए $400 मिलियन अमेरिकी की मानवीय सहायता की घोषणा की है। आज मैं फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए नए $404 मिलियन के अतिरिक्त सहायता पैकेज की घोषणा करता हूं। हमें मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि गाजा में ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंच सके। यह मदद जमीन, हवा या फिर समुद्र के रास्ते ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सभी पक्षों से जो बाइडेन द्वारा पेश संघर्ष विराम योजना पर समझौते पर पहुंचने का आह्वान किया है। मिस्र और संयुक्त राष्ट्र के साथ जॉर्डन द्वारा आयोजित गाजा के लिए आपातकालीन मानवीय सम्मेलन में बोलते हुए एंटोनियो गुटरेस ने गाजा की स्थिति को निराशाजनक बताया। मैं राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा पेश शांति पहल का स्वागत करता हूं और सभी पक्षों के इस अवसर का लाभ उठाने और एक समझौते पर आने का आग्रह करता हूं। सुरक्षा परिषद द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव को 3 चरणों में लागू करने की बात कही गई है।
पहले चरण में संघर्ष विराम 6 सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान विस्थापित फिलिस्तीनियों को उनके घरों में लौटने की अनुमति, इजरायली सेना गाजा के नागरिक इलाकों से हटना होगा। प्रतिदिन लगभग 677 ट्रक गाजा में प्रवेश करेंगे। इजराइल में कैद सैकड़ों फिलिस्तीनियों की रिहाई के बदले हमास को महिलाओं, बुजुर्गों और घायल बंधकों को रिहा करना होगा। दूसरे चरण में गाजा में पुरुष इजरायली सैनिकों सहित सभी शेष बंधकों की रिहाई होगी, जबकि इजरायली सेना गाजा पट्टी से पूरी तरह से हट जाएगी। अंतिम और तीसरे चरण में गाजा पट्टी के लिए एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय समर्थित पुनर्निर्माण परियोजना का शुभारंभ होगा। मृत इजरायली बंधकों के अवशेषों की वापसी भी शामिल है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि 4 बंधकों को छुड़ाने के इजरायली अभियान के दौरान आम नागरिकों की मौत और सशस्त्र समूहों द्वारा घनी आबादी वाले इलाकों को बंधक बनाने की घटना युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। इतनी घनी आबादी वाले इलाके में जिस तरह से छापेमारी की गई, वह गंभीर रूप से सवाल खड़ा करता है। उधर हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने बंधकों के परिवार से मुलाकात की। वहीं इजरायली सेना ने एक अभियान में वेस्ट बैंक में 4 फिलिस्तीनियों को मार गिराने का दावा किया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। उत्तर कोरिया के कुछ सैनिकों ने सीमा को पार कर लिया। इसके बाद चेतावनी के तौर पर दक्षिण कोरियाई सैनिकों को गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने आकलन किया है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने जानबूझकर सीमा पार नहीं की, क्योंकि वो स्थान जंगली क्षेत्र है और वहां सैन्य सीमांकन रेखा के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। लाउड स्पीकरों और गुब्बारों की जंग के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच नौबत गोलियां चलाने तक पहुंच गई हैं। हाल के दिनों में कूड़ा कचरा और प्रसार तंत्र के जरिए लड़ी जा रही मनोवैज्ञानिक जंग से अब वास्तविक जंग का खतरा मंडराने लगा है। प्योंगयांग द्वारा दक्षिण कोरिया में कचरा ले जाने वाले गुब्बारे भेजे जाने और जवाबी कार्रवाई में सियोल की तरफ से लाउड स्पीकर प्रचार अभियान छेड़े जाने से तनाव इस कदर बढ़ा कि उत्तर कोरिया के कुछ सैनिकों ने सीमा को ही पार कर लिया। इसके बाद दक्षिण कोरिया को चेतावनी के तौर पर गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ा। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा है कि रविवार को केंद्रीय मोर्चे पर विसैनिकृत क्षेत्र के भीतर काम कर रहे कुछ उत्तर कोरियाई सैनिकों ने कुछ समय के लिए सैन्य सीमांकन रेखा पार कर ली। बयान में कहा गया कि चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाने के बाद वे उत्तर की ओर पीछे हट गए। दक्षिण कोरिया की सेना ने आकलन किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने जानबूझकर सीमा पार नहीं की, क्योंकि वह स्थान जंगली क्षेत्र है और वहां सैन्य सीमांकन रेखा के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। हवा में गोली चलाने के बाद उत्तर कोरियाई सैनिक अपने क्षेत्र में लौट गए। 9 जून को लगभग 12:30 बजे असैन्यकृत क्षेत्र के केंद्रीय मोर्चे में काम कर रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों में से कुछ ने सैन्य सीमांकन रेखा का उल्लंघन किया और हमारी सेना द्वारा चेतावनी जारी करने और हवा गोली के बाद ये लोग अपने हिस्से में लौट गए। DMZ यानी असैन्यकृत क्षेत्र कोरियाई प्रायद्वीप में फैली भूमि की एक पट्टी है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कार्य करती है। 1953 में इसे उत्तर कोरिया, चीन और संयुक्त राष्ट्र कमान के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था। DMZ 250 किलोमीटर लंबा और लगभग 4 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस सीमा है। ये सीमा के अंदर और उसके आसपास करीब 2 मिलियन बारूदी सुरंगें फैली हुई हैं, जिसकी सुरक्षा दोनों तरफ से कांटेदार तार की बाड़ और टैंक ट्रैप और लड़ाकू सैनिकों द्वारा की जाती है। ये 1950 से 1953 के कोरियाई युद्ध की विरासत है, जो शांति संधि के बजाय युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ था। हमारी सेना उत्तर कोरियाई सेना की गतिविधियों पर पूरी तरह नजर रख रही है और परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यक कदम उठा रही है। हाल के दिनों में उत्तर कोरिया ने कचरे से लदे सैकड़ों गुब्बारे दक्षिण कोरिया में भेजे हैं, जिससे वो दक्षिण कोरिया के कार्यकर्ताओं द्वारा भेजे गए प्योंगयांग विरोधी प्रचार वाले गुब्बारों का बदला बता रहा है।
दक्षिण कोरियाई सरकार ने इस महीने 2018 के सैन्य समझौते को पूरी तरह से निलंबित कर दिया और गुब्बारों के जवाब में सीमा पर लाउडस्पीकर प्रचार प्रसारण फिर से शुरू कर दिया। उत्तर कोरिया ने 1960 के दशक से ही सीमा पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया था, जिसमें आमतौर पर किम परिवार की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन 2018 में संबंधों में सुधार के बाद इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। दक्षिण कोरिया के फैसले से भड़की किम जोंग उन की शक्तिशाली बहन किम योंग जोंग ने कहा है कि लाउडस्पीकर के प्रसारण से टकराव का संकट भड़कने का जोखिम है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या हुआ? I have lost everything, काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन की जंग 837 दिनों बाद भी जारी है। वहीं यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर जर्मनी में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बीच इटली ने यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए 140 मिलियन यूरो के पैकेज की घोषणा की है। नाटो के B9 समूह के देशों की भी लातविया में बैठक हुई। यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता को जारी रखने का इस बैठक में आह्वान किया गया। रूस यूक्रेन जंग लगातार आक्रामक होती जा रही है। जंग न केवल मैदान बल्कि राजनयिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रूसी मिसाइलों में यूक्रेनी शहरों को बचाने और हमले में ध्वस्त हो गए यूक्रेनी शहरों के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर का निवेश जुटाने के लिए 2 दिवसीय बैठक हो रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले में ध्वस्त हो चुकी बिजली नेटवर्क की मरम्मत और ऊर्जा प्रणाली सुधार के लिए निवेश सहयोगी देशों से निवेश की अपील की। साथ ही उन्होंने यूरोपीय संघ में यूक्रेन को शामिल किए जाने के लिए वार्ता को जल्द शुरू करने का आग्रह किया। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने निजी कंपनियों को यूक्रेन के पुनर्निर्माण में निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही इटली ने यूक्रेनी बुनियादी ढांचे के लिए 140 मिलियन यूरो के पैकेज की घोषणा की है। पुतिन का मुख्य लक्ष्य यूक्रेन की ऊर्जा पर हमला करना है। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण पहले ही यूक्रेन की 9 गीगावाट से अधिक बिजली नष्ट हो गई है। यूक्रेन इस सम्मेलन में अरबों यूरो के निवेश को प्राप्त करेगा। यूक्रेन के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी। विश्व बैंक से आने वाले 10 वर्षों में करीब $500 बिलियन के निवेश की उम्मीद है। इसी के साथ नाटो के पूर्वी हिस्से के देशों के B9 समूह ने लातविया की राजधानी रीगा में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। हालांकि हंगरी के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। जुलाई में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से पहले यह बैठक अहम भूमिका निभाएगी। नाटो के महासचिव ने एक बार फिर सदस्य देशों से यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता को बिना देरी के जारी रखने का आह्वान किया है। यूक्रेन को हर संभव सहायता देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
मैं उम्मीद करता हूं कि नाटो के सहयोगी यूक्रेन की सुरक्षा सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने में नाटो को आगे रखने के लिए सहमत होंगे। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेनी सैन्य इकाई को अमेरिकी हथियारों का उपयोग करने पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं। 1 दशक पुराने प्रतिबंध के अनुसार यूक्रेन की एज़ोव ब्रिगेड पर अमेरिकी प्रशिक्षण और हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। यूक्रेन को बढ़ती सैन्य सहायता के बीच रूस का कहना है कि बेलारूस के साथ सैनिक सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती के अभ्यास दूसरे चरण में पहुंच गया है। इसी के साथ क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि यूरोप और अमेरिका द्वारा बढ़ाए जा रहे तनाव के कारण रूसी परमाणु अभ्यास आवश्यक हो गए थे। रूस लगातार यूक्रेन पर जमीनी हमले कर रहा है। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में दागे 3 रूसी बमों से कम 6 लोग घायल हो गए। साथ ही रूस ने डोनेट्स्क क्षेत्र में एक और गांव पर नियंत्रण करने का दावा किया है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। फ्रांस में मध्यवर्ती चुनावों की घोषणा की गई है। चुनाव की घोषणा के बाद फ्रांस में राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया है। चुनावी सर्वेक्षणों के अनुसार दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन संभावना है कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत पाने में असफल होगी। चुनावों की घोषणा किए जाने के बाद से फ्रांस के बाजार में मायूसी देखी जा रही है। यूरोपीय संसद के चुनाव बाद सामने आए रुझानों ने यूरोप में कई समीकरण बदल दिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जहां एक और यूरोप के चुनाव में पिछड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं उन्होंने फ्रांस में पेरिस ओलंपिक के आयोजन के करीब 2 महीने पहले देश में मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव की घोषणा के बाद फ्रांस में राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया है। पार्टियों के पास 30 जून को होने वाले चुनाव की तैयारी के लिए 3 हफ्तों से भी कम का समय बचा है। दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन संभावना है कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत पाने में असफल होगी। नेशनल रैली चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है और मैक्रों के विकल्प के रूप में उभर रही नेता मरीन ले पेन ने नए गठबंधन बनाने और लोगों के विश्वास को जीतने की कोशिशें तेज कर दी हैं। ले पेन ने बहुमत जुटाने की कोशिश में धुर दक्षिणपंथी पार्टी रिकॉन्फेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष मैरियन मारेचल से मुलाकात की। मुझे लगता है कि हमारे पास फ्रांस के राष्ट्रीय आंदोलन को पटरी पर लाने का मौका है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था की रक्षा, अप्रवासन और देश में लोगों की खरीद करने की क्षमता की रक्षा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो भी देशभक्त लोग मैक्रोन की नीतियों से सहमत नहीं हैं, वह हमें स्पष्ट बहुमत दिलाने में मदद करें। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद से फ्रांस की बाजार मायूस रही। यूरो में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि फ्रांसीसी ब्रांड और शेयरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके सामने नेशनल रैली के प्रमुख उम्मीदवार जॉर्डन बार्डेला चुनावी मैदान में हैं। बार्डेला ने पेशकश की है कि वो अगर चुनाव जीतते हैं तो वो मैक्रोन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं। जो काम किसी नेता को 45 से 50 साल की उम्र में करना चाहिए, वो मैं 28 साल की उम्र में कर रहा हूँ। मैं हर दिन खुद को सत्ता संभालने के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी को बहुमत हासिल हो ताकि हम देश में सुधार ला सकें। बता दें कि फ्रांस में संसदीय चुनाव 2022 में हुए थे। वहां की संसद का कार्यकाल 5 सालों का होता है। देश के संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राष्ट्रपति देश में संसदीय चुनाव होने के 1 साल बाद खास परिस्थितियों में संसद को भंग कर सकता है। मैक्रोन ने 2022 के चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि संसदीय चुनाव के चलते मैक्रोन के कार्यकाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कार्यकाल 2027 तक चलेगा। लेकिन अगर विपक्षी दल सत्ता में आता है तो मैक्रोन को अपनी योजनाएं संसद से पारित कराने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैक्रोन ने 2022 में जीत हासिल की थी, लेकिन उनकी पार्टी ने संसद में बहुमत हासिल नहीं किया था। दरअसल फ्रांस अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली को मानने वाला देश है, जहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फ्रांस के मौजूदा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल अपनी सत्ता को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग 2 चरणों में होगी। पहला चरण 30 जून को और दूसरा चरण 7 जुलाई को होगा। और आइए अब आपको अफ्रीका की ओर लिए चलते हैं।
मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस क्लॉस चिलिमा और 9 अन्य लोगों की एक विमान हादसे में मौत हो गई है। इससे पहले उनके विमान के लापता होने की खबर सामने आई थी। बताया गया था कि विमान अचानक रडार से गायब हो गया था। इसके बाद विमानन अधिकारियों ने विमान से संपर्क बनाने की कई कोशिशें की, लेकिन इसका पता लगाने में वो विफल रहे। खोजी अभियान चलाने के बाद पता चला कि विमान भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ है। इस हादसे में उपराष्ट्रपति चिलिमा समेत विमान में सवार अन्य 9 लोगों की भी मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का भी विमान लापता हो गया था। बाद में खबर सामने आई थी कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उनकी मौत हो गई। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घड़ी में भारत मलावी के साथ एकजुटता से खड़ा है। बात करते हैं सूडान की। सूडान में पिछले साल शुरू हुई हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सेना और सूडानी अर्धसैनिक बल के बीच जंग अभी भी जारी है। हालात इस कदर खराब हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच शुरू कर दी है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र ने बताया था कि युद्ध के कारण सूडान में 12 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। सूडान में पिछले साल सत्ता हस्तांतरण को लेकर शुरू हुआ हिंसक संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये जंग जनरल अब्देल फतेह बुरहान के नेतृत्व वाली सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF की कमान संभाल रहे मोहम्मद हमदान दगालो के बीच लड़ी जा रही है। दगालो को हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। हाल के दिनों में दारफूर का अल फासिर शहर दोनों पक्षों के लिए युद्ध का नया मोर्चा बन गया है। हालात इस कदर खराब है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच शुरू कर दी है। अदालत के मुख्य अभियोजक करीम खान ने लोगों से जांच एजेंसियों को सबूत मुहैया कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं को एक बड़ी आबादी के खिलाफ जातीय रूप से प्रेरित हमलों के संकेत मिले हैं। बलात्कार और अस्पताल पर हमले की घटनाएं भी सामने आई हैं। हमने अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए साक्ष्य और जानकारी इकट्ठा करने के लिए चाड, पोर्ट सुडान और क्षेत्र के अन्य स्थानों पर जमीनी स्तर पर टीमें तैनात की हैं। खबरों के मुताबिक उत्तरी दारफूर की राजधानी अल-फशर और उसके आसपास 4 सप्ताह से लड़ाई में 190 से अधिक लोग मारे गए हैं और 1200 घायल हुए हैं। ICC का ये बयान रविवार को RSF के हमले के बाद अल-फशर में एक मुख्य अस्पताल बंद हो जाने के बाद आया है। खबरों के मुताबिक RSF ने अस्पताल को लूटने के बाद आग लगा दी। दारफूर क्षेत्र अल-फशर एकमात्र राज्य की राजधानी है जिस पर RSF का नियंत्रण नहीं है। अल-फशर के लोगों ने शहर को पृथ्वी पर नरक बताया है। ICC लंबे समय से सूडान में अत्याचारों की जांच कर रहा है, जो कि दारफूर में पिछले विनाशकारी संघर्ष से जुड़ा हुआ है। हेग स्थित अदालत युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार से जुड़े मामलों में मुकदमा चला सकती है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र ने बताया था कि युद्ध के कारण सूडान में 12 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। लगभग 12 मिलियन विस्थापित होने पर मजबूर हुए हैं। 2 मिलियन से अधिक लोग पड़ोसी देश चाड, दक्षिण सूडान और मिस्र में शरण लिए हुए हैं। इनमें से अधिकतर की स्थिति बेहद खराब है। सूडान में असल लड़ाई सत्ता पर कब्जे को लेकर है। एक समय था जब सेना के प्रमुख अब्दुल फतेह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नेता मोहम्मद हमदान दगालो ने एक साथ काम किया और मिलकर देश में तख्ता पलट किया था। लेकिन बाद में दबदबे की लड़ाई ने सूडान को बदहाल कर दिया। साल 2003 में जब पश्चिमी सूडान में गृह युद्ध शुरू हुआ तो दारफूर विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई में इन दोनों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। हेमेदती एक साधारण मिलिशिया कमांडर थे जो चरमपंथ विरोधी अभियान में भूमिका निभा रहे थे और सेना की मदद कर रहे थे, जबकि बुरहान एक पेशेवर सैनिक थे। दारफूर में हुए नरसंहार में RSF की ही एक शाखा माने जाने वाली जंजवीड़ की अहम भूमिका थी। कहा जाता है कि RSF पर पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर का हाथ था, लेकिन जब उनका तख्ता पलट हुआ तो सेना के साथ हेमदती ने भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन सत्ता की लड़ाई में अब सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं, जिसका खामियाजा सूडान की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिका।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को 12 सदस्यों वाली ज्यूरी ने अवैध रूप से बंदूक खरीदने के लिए ड्रग के इस्तेमाल के बारे में झूठ बोलने का दोषी पाया है। डेलावेयर की अदालत ने सभी 3 मामलों में हंटर बाइडेन को दोषी करार दिया है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को बाइडेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं विश्व और संस्कृति। पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के पास कैलिनिनग्राद के डोमनोव में स्थित एक चर्च का संरक्षण किया जा रहा है। इस चर्च पर द्वितीय विश्व युद्ध की मार ने गहरे छाप छोड़े हैं। एक रिपोर्ट देखिए। द सेफगार्ड्स ऑफ रूइंस आंदोलन की एक वास्तुकार याना टुर्लो 600 साल पुराने भित्ति चित्रों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रही हैं। इसी क्रम में पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के पास कैलिनिनग्राड के डोमनोवो में स्थित एक चर्च का संरक्षण किया जा रहा है। इस चर्च पर द्वितीय विश्व युद्ध की मार ने गहरी छाप छोड़ी है। अब इस इमारत का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लगभग 1 दशक पहले इसे स्थानीय सूचीबद्ध संरचना के रूप में मान्यता देने के बावजूद अब तक इस चर्च को उपेक्षित छोड़ दिया गया था। लेकिन अब इस ऐतिहासिक चर्च की मरम्मत के साथ संरक्षण का काम किया जा रहा है। भौतिक रासायनिक अध्ययन के बाद पुनर्स्थापकों के द्वारा चर्च की संरचना का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। स्वयंसेवकों ने आसपास की जमीन से मलबा साफ किया। कई संरचनाओं को मजबूत किया गया और टूटी हुई खिड़कियां बदल दी गईं। हम रूसी मठों के मामलों को जानते हैं, जहां मठ के चित्रों की बहाली में 40 साल तक का समय लग गया। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। हम अभी भी अनुसंधान के सबसे पहले चरण में हैं। ये चर्च पहली बार 1321 में बनाया गया था। 1400 ईस्वी में ट्यूटनिक ऑर्डर के राज्य में मूल रूप से कैथोलिक चर्च को बहाली के दौरान लूथरन मंदिर के रूप में बदल दिया गया। 1940 के दशक में नाजी जर्मनी की हार के बाद पूर्वी पर्शिया सोवियत कैलिनिनग्राद क्षेत्र बन गया। डोमनाव को इसकी वर्तमान पहचान मिलने के बाद चर्च स्थानीय सामूहिक फॉर्म की संपत्ति बन गया। सोवियत संघ के दौरान चर्च को अनाज भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान चर्च का आंशिक नवीनीकरण किया गया और इसे संरक्षित किया गया। सोवियत संघ के पतन के बाद सही तरह से रखरखाव नहीं होने के कारण इमारत क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गई। अब यह चर्च स्वयंसेवकों और पुनर्स्थापकों के हाथ में है और अब इसे ऐतिहासिक रूप से डोमनाव चर्च के नाम से जाना जाता है। डोमनाव के इस चर्च में पत्थर पर नक्काशी और पेरिशियन की पीढ़ियों द्वारा दीवारों पर लिखे गए विभिन्न भित्ति चित्र हैं। लगभग 1430 में निर्मित लिंडन की लकड़ी पोलैंड के एक संग्रहालय में संग्रहित है, लेकिन चर्च टावर के पूर्वी हिस्से पर बनी सीढ़ियों ने इसकी मूल सुंदरता को बरकरार रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।